हमारे में काफ़ी सारी डिस्कशंस रह गई। हमने काफ़ी सारे एक्सप्लेनेशंस दिए थे कि हम ये 3-4 वर्टिकल्स में क्यों हैं। सर आपका मोटिव यही था कि रीच बढ़ जाए शार्क टैंक पे आने से। येस, दैट वाज़ वन ऑफ द प्राइम राइट। या। तो सर अगर किसी के पास कोई भी नेटवर्क्स ना हो तो वो इन्वेस्टर्स को कैसे रीच कर सकता है? क्या एक बेसिक तरीके होते हैं? आज के इस पॉडकास्ट में हमने लास्ट में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट टर्म्स जानने की कोशिश करी है जो आप लोगों को बिल्कुल पता होनी चाहिए अगर आप इस फील्ड में पैशनेट हो तो। उत्तम सर ने बताया कि कैसे शार्क्स को नो बोलना गलत नहीं है, चाहे वो अपने इनिशियल फेज में हो चाहे वो अपने फाइनल फेज में हो। आई होप आप ये वाला सेशन जरूर अपने आप से रिलेट कर पाओगे क्योंकि उन्होंने बताया है कैसे जब उन्होंने 4 साल तक अपना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट डेवलप करा तो क्या क्या उन्होंने डिफिकल्टी फेस करी, स्पेशली सेल्स में, प्रोडक्ट्स में, उनका बैकग्राउंड क्या था सब। गाइस आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। हमारा जो ये सैनिटेशन सिस्टम है ये मौत की कगार पर है और शार्क्स जब मौत आती है तो हम क्या करते हैं? सीपीआर देते हैं। यही काम हम हमारे जीरो डोर प्रोडक्ट्स के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे 700 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं। एडलवाइस भी एक वन ऑफ आवर क्लाइंट। हमने एक ऐसा यूरिनल बनाया है जिसमें ना तो पानी यूज होता है और ना ही कोई बदबू आती है। हम दोनों फाउंडर्स हैं जीरो डोर के। एक यूरिनल के पीछे एक साल में लगभग 50,000 से 1.5 लाख लीटर तक पानी हम वेस्ट करते हैं। सेल्स बता दो अपनी। लास्ट ईयर 18 लाख के आसपास प्रॉफिट था हमारा। आपका तो बहुत बढ़ना चाहिए बिजनेस। आपका तो हर कॉर्पोरेट से किसी से 25 लाख, किसी से 1 करोड़ का रेवेन्यू होगा। आपका टोटल रेवेन्यू 2 करोड़ आ रहा है। समथिंग इज नॉट एडिंग अप। दाल में कुछ काला है। बड़े क्लाइंट्स पर छोटा रेवेन्यू, क्या ये पिच होगी डाउन द ड्रेन? शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 स्ट्रीमिंग नाउ ऑन सोनी लिव। सर आपने एपिसोड में कहा था लाइक 2013 में यू हैड इनिशिएटेड एंड 2017 से यू हैड स्टार्टेड मेकिंग रेवेन्यू। तो जो बीच का पीरियड था उसमें क्या चल रहा था ज़ीरो डोर का, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का सेगमेंट? सो बीच का जो पीरियड था फॉर अबाउट 3-4 इयर्स वी वर डूइंग मल्टीपल थिंग्स। वन वाज ऑफ कोर्स द R&D, जो भी इसके पीछे रिसर्च डेवलपमेंट का प्रोसेस है, इवन टूल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रायल्स, बिकॉज सैनिटेशन हमारे लिए नया था। आई डोंट कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, दूर दूर तक रिश्ता नाता मेरा नहीं था। तो आई हैड टू अंडरस्टैंड द मार्केट फर्स्ट कि किसको चाहिए, क्या तकलीफ है, कैसे अप्रोच करना है, कस्टमर्स कैसे। सो ऑल ऑफ दैट वर्क वाज गोइंग अराउंड दोस फर्स्ट कपल ऑफ इयर्स। एंड सर शार्क टैंक में जाने का पर्सपेक्टिव क्या था? लाइक आपकी इन्वेस्टमेंट आपका प्राइमरी गोल्स था या फिर कोई स्पेसिफिक शार्क को आप टारगेट करने गए थे? सी, शार्क टैंक का एक तो प्राइमरी गोल ये था कि आप एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं शार्क टैंक के जरिए, राइट? सो हमें जो सबसे बड़ी चैलेंज आ रही थी इस जर्नी में, आपने अगर एपिसोड देखा हो तो आपको पता ही है, राइट? एवरीबडी क्वेश्चनड अबाउट द रेवेन्यू, द रीच, राइट? दैट was the challenge because we were not able to reach out to more and more people, end consumers तक बात पहुंचाने के लिए कि ये क्यों जरूरी है। and it was taking a lot of time। बीच में कोविड का भी फेज चला तो B2B businesses जो है बिल्कुल बंद पड़े रहे। तो we were facing a lot of difficulties in reaching out to people and making them understand the importance of these things। so clear cut objective था Shark Tank का basically to reach out to as many people as you can, and in the process of course it's always good if you can get the investment। that was also one of the agendas, but unfortunately we could not, but fortunately we could reach out to a wider audience, so वो एक अच्छी बात रही। एग्जैक्टली सर, व्हाट अबाउट लाइक आपने इतनी सारी जेन्युइन कंपनीज का नाम लिया था एंड आपका जो प्रोडक्ट था वो बिल्कुल एक जेन्युइन चीज सॉल्व कर रहा था, बट स्टिल वही सेम क्वेश्चन, रेवेन्यू क्यों नहीं था जब इतनी सारी कंपनीज का कोलैब है? तो ये सारे जो कंपनीज हैं इनके पोटेंशियल्स जितने अभी तक हमने इंस्टॉल किए हैं उनसे कहीं ज्यादा है, राइट? और अगर आपको किसी एक कंपनी में, फॉर एग्जांपल अभी मैंने वहां पे शायद ICICI का भी नाम लिया था या कुछ बैंक्स के नाम लिए थे। अभी इन बैंक्स के किसी भी आप बैंक को उठा के देख लोगे तो इंडिया में छोटे छोटे ब्रांचेस मल्टीपल होते हैं, 100, 150, 200, 400 के संख्या में होते हैं, राइट? आप रेलवेज को देख लो, आप डिफेंस को देख लो, इनकी बड़ी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। अभी हम लोगों ने जितना इनको पेनिट्रेट किया है वो बहुत ही, इट्स लाइक द टिप ऑफ द आइसबर्ग। बहुत ही छोटा सा एक मार्केट है जो हमने टैप किया है। इनको पूरा पैन इंडिया लेवल पे टैप करने के लिए इट टेक्स टाइम किस लिए लगता है? फर्स्ट थिंग इज टू बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। आप कोई भी एक सिविल इंजीनियरिंग या सिविल की एक प्रोडक्ट लेके जा रहे हो और आप कह रहे हो कि ये बिल्डिंग में किसी एक पर्टिकुलर जगह पे लगाओ, राइट? सो सिंस वी डोंट हैव अ ब्रांड नेम, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ
क्रेडिबिलिटी या ट्रस्ट, क्या? तो लोगों को थोड़ा टाइम लगता है विश्वास करने में, क्योंकि एक तो कंपनी भी नहीं है और कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल नया है, तो किस चीज पे भरोसा करें, राइट? ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत सालों से ये प्रोडक्ट या कॉन्सेप्ट चला आ रहा है तो आपको पता है एग्जैक्टली कैसे काम करता है, तो वहां पे टाइम लगता है। सेकंड टाइम क्या लगता है कि जहां पे भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, वहां पे इनके डिजाइन के फेज में ही अगर आप अपने प्रोडक्ट को एज अ स्टैंडर्ड आइटम आप इंक्लूड करवा देते हो उनके बिल ऑफ मटेरियल्स में, देन दैट्स अ गेम चेंजर थिंग which again takes a lot of time. So it's not कि आपने आज शुरू किया और ऐसी कोई चीज, इस तरीके की कोई चीज डे 2 से आपका एक स्टैंडर्ड आइटम बन जाएगा और वो लोग धड़ाधड़ आपके खरीदने लगेंगे, ऐसा नहीं है। तो कई कंपनीज इस सेम सेक्टर में, कई कंपनीज को तो 10 साल से भी ऊपर लग गए एक पर्टिकुलर रेवेन्यू तक पहुंचने के लिए। बट ये है कि जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हो ना, तब आपका होमवर्क काफी सॉलिड हो चुका होता है, एंड फ्रॉम देयर टू स्केलिंग अप बिकम्स मच मोर इजी। Like अभी शार्क टैंक में ऑन एयर जाने के बाद वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ क्वेरीज, एंड बिकॉज वी हैव सिग्नेचर इंस्टॉलेशंस, वी हैव कंडक्टेड ट्रायल्स, वो सारी चीजें हो गई, प्रूव हो गया है। सो नाउ पीपल आर लाइक जंपिंग ऑन टू इट कि हाँ चलो हमने देखा, ये समझा, अब विल इंस्टॉल। तो सर आपका पर्सपेक्टिव आईसीआईसी बैंक बोलने का ये था कि एक आपकी ब्रांच में या फिर ट्वाइस थ्राइस ब्रांच में आपकी इंस्टॉलेशन है, अभी आप उस टॉप पे पहुंच रहे हो कि आईसीआईसीआई सारे अपनी ब्रांचेस में ज़ीरो डॉर के ही इंस्टॉलेशंस करवा दे। बिल्कुल, तो आईसीआईसीआई का मैं अभी वापस एग्जांपल देता हूँ। आईसीआईसीआई के साथ हमारा ऑलरेडी पैन इंडिया कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है एंड वो रोल आउट हो चुका है, राइट? बट जस्ट टू गिव यू अ टाइमलाइन, आईसीआईसीआई को क्रैक करने के लिए मैकडॉनल्ड्स के साथ भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, पीवीआर के साथ भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। इनको क्रैक करने के लिए इट टुक अस कपल ऑफ इयर्स, 2 to 2.5 इयर्स का टाइम लगा। फर्स्ट एक ब्रांच में हमने ट्रायल किया, एक आध 2 पीस ट्रायल हुए, फिर उनको लगा कि नहीं ये चलो दिल्ली में तो चल गया, बट क्या ये किसी गांव के किसी ब्रांच में चलेगा क्या? क्योंकि लोगों का बिहेवियर चेंज होता है ना। बिल्कुल। एक दिल्ली या मुंबई जैसे शहर में जिस तरीके से लोग यूरिनल को या टॉयलेट को यूज करते हैं, आप एक छोटे शहर में चले जाओगे तो वो बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो लोगों को ये डाउट होता है कि मेरा इस ब्रांच में तो चल गया, क्या वो उस ब्रांच में भी चलेगा? तो वहां पे भी एक ट्रायल करके दिखाओ, वहां पे हो गया, देन दैट नेगोशिएशन, दैट टर्म्स एंड कंडीशंस, वो सारी चीजें डिस्कस होती हैं, फिर एक प्रॉपर उनके स्टैंडर्ड परचेजिंग आइटम में वो इंक्लूड होता है। और जब इंक्लूड होने के बाद भी ऐसा नहीं कि आप जिस दिन आपको परचेज ऑर्डर मिल गया उसके अगले दिन आप सेल आप इंप्लीमेंट कर दोगे। टेक टाइम्स, मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं छोटे छोटे, तो आपको अलग अलग ब्रांचेस में इंस्टॉल करना है, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। सर जब इनिशियली शार्क्स आउट हो गए थे तो कुछ होप सा लूज हो गया था, क्या मोमेंट था वो वाला? नहीं, कोई होप लूज नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था कि होप लूज हो रहा है। इट वाज ऑफ कोर्स जिस होप से हम गए थे कि पीपल विल सपोर्ट अस, वो तो सपोर्ट मिला। पीपल अप्रिशिएटेड ऑल द शार्क्स, आई थिंक अप्रिशिएटेड द कॉन्सेप्ट, द वर्क, या जिस तरीके से हम काम करने की कोशिश करें उसको अप्रिशिएट किया। ऑफ कोर्स बिकॉज दे आर लुकिंग एट इट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो उनको उस टाइम पे इतना फीजिबल नहीं लगा बिकॉज ऑफ द नंबर्स। थोड़ा तो बुरा लगता है कि एक एक करके सब आउट हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि चलो पता नहीं अब मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक आधी बचे हैं। तो इट वाज गुड दैट वी गॉट वन ऑफर एटलीस्ट, एंड वो अलग बात है कि वो भी वर्कआउट नहीं हुआ। सर तो जब पीयूष के सामने आपने 2 काउंटर ऑफर करे थे इंस्टेंटली, तो वो आपने पहले से सोच रखा था कुछ, या फिर जब ही किस बिहाफ पे आपने वो काउंटर ऑफर करा था? कुछ तो माइंड में था हमारा कि बेसिकली इस टाइप के ऑफर्स आएंगे तो दिस इज समथिंग दैट वी विल काउंटर। सेकंड थिंग इज दैट जो नंबर्स मैंने काउंटर ऑफर में बोले, दैट वाज द प्रीवियस राउंड का नंबर। सो द थिंग दैट वाज गोइंग इन माय हेड वाज कि जो पहले हमने एक राउंड उठाया है उसको हम डी वैल्यू नहीं कर सकते, राइट? तो वो हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए वो सही बात नहीं होगी कि हम उससे भी नीचे चले जा रहे हैं। So that was the figure that was in my mind कि अगर negotiate करना है तो एटलीस्ट उस लेवल पे करो जिस लेवल पे हमने पिछला राउंड उठाया था, उससे नीचे जाना पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए। सर सपोज अगर आपको डील मिल जाती है पीयूष के थ्रू, तो आपके क्या प्लान्स थे, आप कैसे प्रोसीड करते? सो डील मिलने के बाद प्लान्स तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही था कि 2 फ्रंट पे हमको इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज करना था। फर्स्ट इज रीचिंग आउट टू मोर एंड मोर कस्टमर्स थ्रू डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, राइट? एंड उसके लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन के लिए हो, चाहे वो टीम के फॉर्म में हो या आपके एड्स के फॉर्म में हो। सो दैट वाज द वन ऑफ द एस्पेक्ट्स वेयर वी हैड प्लान टू यूटिलाइज द फंड। सेकंड वाज टू रैम्प अप द प्रोडक्शन, टू इन्वेस्ट इन मोर टूलिंग्स एंड ब्रिंगिंग द प्रोडक्शन का कॉस्ट डाउन सो दैट वी कैन ऑफर अ बेटर प्राइसिंग।
सो ये दो मेजर स्ट्रेटेजीज थे, एंड सेकंड एंड थर्ड वाज ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग लॉट ऑफ क्वेरीज फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। ओके। इंडिया के बाहर से हमारे पास यूरोप से काफी सारे क्वेरीज आती हैं जो हम बहुत ज्यादा एंटरटेन नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो ये 2-3 प्लान्स थे हमारे पास फंड को यूटिलाइज करने के। सर आपका मोटिव यही था कि रीच बढ़ जाए शार्क टैंक पे आने से? यस, दैट वाज वन ऑफ द प्राइम primary. या। या तो सर कितनी ज़ेरो डोर के मार्केटिंग में इफेक्ट हुआ है, आप नंबर्स में बता सको तो? सो काफी इफेक्ट हुआ है। इनफैक्ट इस कॉल पे आने से पहले मैं सुबह अपने वेबसाइट का ट्रैफिक वगैरह चेक कर रहा था, तो इट हैज आई मीन उसमें परसेंटेज के फॉर्म में मैं अगर इजाफा बताऊं तो लगभग 250 से 300% हमारे 3-4 वेबसाइट्स हैं, तो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज वो इजाफा हुआ है। एंड सिंस द डे द मतलब प्रोमो आने के दिन से ही हमारे पास क्वेरीज आने लगी। जिस दिन ये ऑन एयर हुआ उस दिन से तो मतलब वी आर फ्लडेड विद क्वेरीज फ्रॉम कस्टमर्स, क्वेरीज फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स के इंटरेस्ट के लिए, एक्सपोर्ट के इंटरेस्ट के लिए, इवन इन्वेस्टमेंट के लिए भी। So all types of queries is what we have received. So it's a very great experience, I would say. सर पीयूष ने कहा था कि आपको अपना वो जो आप D2C सेल कर रहे हो जो प्रोडक्ट्स उसको क्लोज करना पड़ेगा, तो आपको क्या लगता है वो किस पर्सपेक्टिव से कहा, या फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए? पहली चीज तो आई थिंक वहाँ पे टैंक के डिस्कशन में इतना बहुत ज्यादा क्लियर होके ये बात नहीं आई कि वी आर नॉट फोकसिंग ऑन D2C। वो जो छोटे बॉटल्स हमने रखे थे क्लीनर्स के, दोज वर सैंपल्स टू शो, क्योंकि मैं बड़े जार्स वहां पे रख नहीं सकता हूँ, राइट? तो वो ना तो वो फील कर पाएंगे ना वो समझ में आएगा। एग्जैक्टली। सो वो क्लीनर्स भी हमारे B2B के लिए ही हैं प्राइमरीली, वो हमने। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स अगर आप Amazon पे जाओगे, हमारे वेबसाइट पे जाओगे, तो आपको वो छोटे बॉटल्स लिस्टेड दिखेंगे जहां से लोग ऑर्डर करते हैं। दैट वी स्टार्टेड टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम द पैंडेमिक, क्योंकि पैंडेमिक में B2B बिल्कुल ही बंद था। सो व्हाट इज इट दैट यू आर लेफ्ट विद? यू हैव नथिंग, राइट? सो हमने सोचा कि चलो इसके छोटे पैक्स बना करके हम Amazon पे लिस्ट करते हैं, अपना एक शॉपिंग पोर्टल खोलते हैं, देखते हैं कुछ अगर थोड़ा बहुत भी रेवेन्यू आ जाए तो एटलीस्ट योर बेसिक एक्सपेंसेस विल बी मेट। दैट वाज द आइडिया। तो वो जो था वो चल रहा है अभी। सो बट वी आर नॉट पुटिंग एड्स, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन ग्रोइंग दैट। आवर कंप्लीट फोकस इज B2B ओनली। ओके सर, अब आप कब? या सर गो अहेड। एंड उनके तरफ से जो पॉइंट था वो भी वैलिड था, बिकॉज इन दैट शॉर्ट स्पैन ऑफ डिस्कशन सारी चीजें तो डिस्कस हो नहीं पाती हैं। सो व्हाट ही कुड सी प्रोबेबली इज कि हम बहुत सारे चीजों में अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सो अपना एफर्ट जो वो डाइल्यूट हो रहा है। सो आई डोंट थिंक देयर वाज एनीथिंग रॉन्ग इन हिज कमेंट। बट वो 15-20 मिनट शोकेस करते हैं तो बहुत सारी चीजें रह जाती है। तो आपके केस में भी ऐसा कुछ था जो मेन प्राइम पॉइंट रह गया हो? बहुत सारी चीजें थी। इनफैक्ट हमारा भी, मेरे ख्याल से मुझे जितना याद है, 1 घंटा 40 मिनट के आसपास वो डिस्कशन चला था। एंड इट्स अ कमेंडेबल जॉब दैट शार्क टैंक टीम डज, क्योंकि वो 1.5-2 घंटे के डिस्कशन को स्क्वीज करके 10 मिनट 15 मिनट के स्लॉट में फिट करना और उसमें सारे एलिमेंट्स जो की एलिमेंट्स है वो डालना बहुत ही मतलब डिफिकल्ट टास्क है। तो हमारे में तो काफी सारी डिस्कशंस रह गई। हमने काफी सारे एक्सप्लेनेशंस दिए थे कि हम ये 3-4 वर्टिकल्स में क्यों हैं, इवन द बैक स्टोरी कि हमने क्यों स्टार्ट किया, क्या फिलॉसफी थी कि हम वाटरलेस यूरिनल को छोड़ करके भी बाकी 2 वर्टिकल्स में आज के डेट में हम काम कर रहे हैं। इवन जो आपने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड द काउंटर ऑफर, वहाँ पे भी कुछ और 2-3 डिस्कशंस हुए थे हमारे, which were edited in the final form, but yeah, that's how it is. सारी चीजें तो नहीं आ सकती हैं 10 मिनट में। एग्जैक्टली। सर अब क्या फ्यूचर प्लान्स है ज़ेरो डोर के? अब अपकमिंग आप कब इन्वेस्टमेंट रेज करने जाओगे? सो इन्वेस्टमेंट का अभी हमारा इतना बहुत ज्यादा कुछ ऐसा वो प्लान नहीं है कि हमको बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट रेज करने की। इनफैक्ट जैसा मैंने शार्क टैंक में भी कहा था उस रिकॉर्डिंग के दौरान कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव दोज इन्वेस्टर्स हु आर वेरी पेशेंट एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग, और उनको सेक्टर का नॉलेज है। सो कई बार तो ऐसा होता है कि हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट रेज करना है एंड दे से अपफ्रंट कि क्यों करना है, राइट? फर्स्ट बिल्ड इट इन अ सस्टेनेबल फैशन, डोंट जस्ट रन बिहाइंड मनी तो आ जाएगा, आप सेल्स के ऊपर फोकस करो, आप नंबर्स को पॉजिटिव फॉर्म में लेके आओ, प्रॉफिटेबल बनाओ,
एंड देन आपके नंबर्स बिल्ड हो जाएंगे, फंडिंग भी आ जाएगी। एंड दैट इज समथिंग दैट वी आल्सो बिलीव कि इस टाइप की चीजों में नंबर्स के पीछे भाग के आप प्रेशर में आओगे, एंड प्रेशर में आने पे आपकी जो कोर फिलॉसफी है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट इंटेंस प्रेशर कि आपको रिटर्न्स देना है, एग्जिट देना है। सो वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट ट्रैप। वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, बट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स जो इस सेक्टर को समझते हैं, जिनको पता है कि यहाँ पे कैसे काम होता है। इट्स नॉट अ .com इंडस्ट्री जहाँ पे हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसको रेप्लिकेट करके रातों रात उसको सेल कर दिया, राइट? तो प्लान्स तो यही है यार कि मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख रहे हैं, बट नॉट वेरी एक्टिवली। प्राइम फोकस इज टू ग्रो द सेल्स, ग्रो द नंबर्स एंड रीच आउट टू एज मेनी पीपल एज यू कैन। एक्सपोर्ट मार्केट के लिए काफी सारे फाइट्स चल रहे हैं अभी। फॉर्चुनेटली देयर आर लॉट ऑफ इंक्वायरीज एंड पोटेंशियल भी काफी है, तो वो एक मार्केट है जो एक्सप्लोरेशन की पॉसिबिलिटी है जिस पे हम काम कर रहे हैं। सर, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं क्या जो आपके ही डोमेन में काम कर रहे हैं? कुछ हद तक हाँ, कुछ हद तक उनमें ये भी होता है कि जैसे आप जब इन्वेस्टमेंट लेने जाते हो तो इट्स नॉट जस्ट द मनी दैट यू आर लुकिंग एट, राइट? आप ये भी देखते हो कि ये जो मुझे पैसा दे रहा है वो पैसे के अलावा और किस फॉर्म में मुझे हेल्प कर सकता है। क्या नेटवर्किंग में हेल्प कर सकता है, क्या कस्टमर्स लाने में हेल्प कर सकता है, यू नो, या मुझे नए मार्केट में एंट्री दिलवाने में हेल्प कर सकता है, या इवन से फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट में कुछ हेल्प कर सकता है क्या? सो दोज थिंग्स प्ले अ ग्रेट रोल इन इन्वेस्टमेंट। पैसा तो बहुत लोग हैं, यू नो, आप आज मार्केट में निकलोगे, बहुत लोग हैं जो पैसा देने के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर कोई आज लेके घूम रहा है एंड लॉट ऑफ पीपल हैव दैट मनी, दे कैन इन्वेस्ट। बट इन्वेस्टमेंट के बाद क्या, राइट? सो ऐसा ना हो कि आपने ले लिया और वो अच्छे फॉर्म में जाने की बजाय वो, और बिकॉज आई हैव आल्सो वर्कड इन अ स्टार्टअप बिफोर स्टार्टिंग ए कंपनी। सो मैंने वहां पे देखा है, यू नो, कि आपने एक नॉन अंडरस्टैंडिंग नॉन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर से पैसा ले लिया, यू नो, बिकॉज आपको मिल रहे थे बहुत इजीली, एंड देन यू वेंट इनटू सो मच ऑफ ट्रबल कि आपको उनको एग्जिट देना पड़ा, यू नो, ना चाहते हुए भी, किसी और से पैसा लेकर। बिकॉज इतना प्रेशर वो डालने लगते हैं कई बार कि आप फिर आगे कुछ सोच नहीं पाते, आपकी जो सोच है वो पूरी डाइल्यूट हो जाती है। सो इट्स बेटर टू, मतलब कई लोग तो मुझे ये भी कह रहे हैं कि, यू नो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू से नो। Yes, it takes. उनको वहाँ जो आपने नो बोला उनको ना, yes, yeah, because you know, मतलब हम कई बार बहुत ऐसा सोचते हैं, डर जाते हैं कि यार नो, शायद यही एक अपॉर्चुनिटी है क्या हमारे पास, राइट? बट अगर आपको खुद पे विश्वास है तो अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, आ जाएंगे किसी ना किसी तरीके से। सर, अगर किसी के पास कोई भी नेटवर्क्स ना हो तो वो इन्वेस्टर्स को कैसे रीच कर सकता है? क्या एक बेसिक तरीके होते हैं? आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं यार, मतलब LinkedIn इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स आई वुड से। देन यू हैव डिफरेंट नेटवर्किंग मीटिंग्स गोइंग ऑन एवरीवेयर। इंक्यूबेशन सेंटर्स है जिनके थ्रू आप अप्रोच कर सकते हो। इन्वेस्टर्स की कम्युनिटीज है जिनके थ्रू आप अप्रोच कर सकते हो। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ दीज इन्वेस्टर्स दे हैव देयर ओन वेबसाइट जहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन गेट इन टच विद देम। इट्स जस्ट दैट पहली चीज तो ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए क्या और किससे चाहिए, वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, और क्यों चाहिए। अगर ये 3 चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है, देन यू कैन, व्हेन यू अप्रोच, बिकॉज बहुत लोग ना बहुत कैजुअली लिख देते हैं कि, यू नो, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा हूँ या देख रही हूँ, एंड देन दे गेट रिजेक्टेड एंड देन दे गेट डिसहार्टेंड कि यार कोई रिप्लाई ही नहीं दे रहा है, यू नो, ऐसे तो नहीं मिलते इन्वेस्टर्स। या एग्जैक्टली। अप्रोच राइट होगा तो आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, मतलब आप शायद पहले ही कांटेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। या कि सर एग्जिट कैसे देते हैं इन्वेस्टर्स को? मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो नॉर्मली लोग करते हैं कि जैसे मैं, मान लीजिए मैंने आपसे इन्वेस्टमेंट लिया, राइट, एक पर्टिकुलर वैल्यूएशन पे, एंड देन मैंने थोड़ी बिल्ड की कंपनी को, एंड देन किसी और दूसरे इन्वेस्टर को लेके आया आपसे ज्यादा वैल्यूएशन पे, एंड आपने अपने शेयर्स बेच दिए और आपको एग्जिट मिल गई, आपको आपका रिटर्न मिल गया, राइट। सेकेंड इज ऑफ कोर्स, जैसे बहुत सारे कंपनीज आज के डेट में कर रहे हैं, आईपीओ के थ्रू एग्जिट देते हैं। एक्विजिशन, मर्जर के थ्रू एग्जिट मिलती है कि आपकी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो गई या अक्वायर हो गई, किसी ने अक्वायर कर लिया, वहां से भी आपको एग्जिट मिल सकता है। इनफैक्ट लॉट ऑफ पीपल इन माय नेटवर्क इटसेल्फ आई हैव सीन समबडी डूइंग कि
जहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर, इंटेंस प्रेशर, द फाउंडर्स themselves, they bought the stake from the investor and they give them the exit. कि चलो ये आपका रिटर्न है, आप अपने स्टेक्स मुझे ही बेच दो वापस एंड यू टेक द एग्जिट. सो बहुत सारे तरीके हैं एंड इट्स अभी सर जो इन्वेस्टर होता है उसकी विश और विल होती है, मतलब कोई फोर्स नहीं कर सकता कि मान लो अगर अब आई वांट दैट कि मेरी कंपनी मेरे को लगता है आगे जाकर ग्रो होगी और इतने मान लो 20% स्टेक्स हैं इन्वेस्टर के बाद, तो मैं उसको उतनी वैल्यूएशन में जो अभी कंपनी की वैल्यूएशन है उसको वो जो स्टेक्स है वो सेल कर रहा हूँ, तो उसकी विश और विल पे है कि वो ले रहा है नहीं ले रहा, या फिर वो मेरा डिसीजन है उसको लेने पड़ेंगे? नहीं, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके टर्म शीट पे क्या लिखा हुआ है. ओके जब आप इन्वेस्टमेंट लेते हो तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वहां पे कई सारे क्लॉजेस होते हैं. ओके सर. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आज के डेट में मैं अगर मेरे पर्सनल शेयर्स किसी को बेचना चाहूँ, राइट, सो अगर मेरे टर्म शीट में ऐसा भी हो सकता है कि एक क्लॉज हो जहां पे वो किसी बाहर के पर्सन को बेचने से पहले मुझे मेरे इन्वेस्टर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब पहला ऑफर उनको देना पड़ेगा कि आई एम विलिंग टू सेल माय शेयर्स, डू यू वांट टू टेक इट. अगर वो फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल कहते हैं, अगर वो रिफ्यूज करते हैं देन आई कैन गो आउटसाइड एंड सेल इट टू समबडी एल्स. सो ऐसे बहुत सारे क्लॉज होते हैं. तो ये भी एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कभी भी इन्वेस्टमेंट ले रहे हो तो टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत अच्छे से, बहुत डिलिजेंटली उसको देखो कि क्या लिखा हुआ है. कई बार ये बहुत फाइन प्रिंट्स में होते हैं जो आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन एग्जिट के टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है कि फिर आप फंस जाते हो उसमें. एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस. आपने अपना टाइम निकाल कर हमें बताया कैसे कैसे सारा प्रोसेस होता है. वी रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस. Thank you so much. It was wonderful speaking with you. Sir, best all the best for your future, sir. Thank you, Arav. Thank you, sir.